अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन फोर्सेस पर जिन फोर्सेस की वजह से हमारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। यानी हम बात करेंगे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर पे। हम देखेंगे कि कितनी फोर्सेस हैं जिनसे हमारी कायनात का निज़ाम चल रहा है और कैसे ये फोर्सेस यूनिफाई होती हैं, इनकी यूनिफिकेशन से क्या मुराद है। हम आज ये भी बात करेंगे कि मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आखिर ये मैटर किस से मिलकर बना है। क्वार्क्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, बेरॉन्स और मीजॉन्स और मियॉन्स, ये कौन से पार्टिकल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए लेक्चर को बढ़ाते हैं और चलते हैं लेक्चर की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक फोर्स की बात करनी है हमने आज, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। डियर स्टूडेंट्स, नेचर में कौन कौन सी बुनियादी फोर्सेस हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स को लेके चल रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें इनिशियल स्टेजेस पे ये मालूम नहीं था कि ये फोर्सेस आखिर किस वजह से हैं। इन फोर्सेस का मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। चलिए थोड़ा सा ज़रा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर आप दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल पकड़ें और हैंडल को पकड़ के जब अपनी तरफ पुल करें तो आप उस हैंडल पर एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि इस दरवाजे को खोलने में आपकी मदद कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्स को डिलीवर होने के लिए कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप दरवाजे को पकड़ेंगे, खींचेंगे, तो ये आपने एक कॉन्टैक्ट के ज़रिए अपनी फोर्स उस दरवाजे को डिलीवर की। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटी की, एक ऑब्जेक्ट एक हाइट पर पकड़ा हो और उसे छोड़ दिया जाए तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आता। हम इसकी एक्सप्लेनेशन में ग्रेविटी की फोर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात तो जानते हैं कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी कितनी है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी आखिर क्यों है मैसिव ऑब्जेक्ट्स में। वाई द मैसिव ऑब्जेक्ट्स जस्ट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वाई नॉट दे रिपेल। और चलिए मान लेते हैं कि अट्रैक्शन होती है, तो फिर सवाल ये है कि ये अट्रैक्शन अगर आखिर एक मैस दूसरे मैस की तरफ एग्जर्ट कैसे करता है। जैसे अगर मुझे दरवाजे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, खोलना था, तो मुझे हाथ लगा के उसे पुल करना पड़ा। तो उसमें जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन था फोर्स का, वो मेरा हाथ था। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट की बात की जाए जिसे छोड़ा और वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो इसमें जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन था ये अननोन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचुरल फोर्स है। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। अगर ग्रेविटी को ख़त्म कर दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स, सूरज, चाँद, सितारे, डिफरेंट प्लैनेट्स अपने अपने महवर को खो देंगे और हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लिहाजा ग्रेविटी इस पूरे के पूरे निज़ाम को रन कर रही है। ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द गवर्निंग फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से न्यूटन ने ग्रेविटी को जब डिस्कवर किया तो उसके जहन में पॉइंट भी यही चल रहा था। वो उस वक्त फाइंड आउट करना चाह रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से डिफरेंट प्लैनेट्स स्टार के गिर्द, यानी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और ये सोलर सिस्टम इटसेल्फ एक गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व करता है। कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन तमाम चीज़ों को टाई किए हुए है। तो जब उसके सर पे सेब गिरता है तो वो आखिरकार ग्रेविटी तक पहुंच जाता है। तो ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द नेचुरल फोर्स, इज़ वन ऑफ द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर का एक मेन आइडिया तो आप समझ चुके हैं। तो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कितनी है डियर स्टूडेंट्स। इनिशियली देयर वर 5 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। वो 5 बेसिक फोर्सेस कौन कौन सी थी, जिस तरह से मैंने बता दिया आपको। एक ग्रेविटी है, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी इलेक्ट्रिक फोर्स। इन तीनों से आप किसी हद तक वाकिफ़ हैं। फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 5 बेसिक नेचुरल फोर्सेस थी, यानी ये 5 बेसिक ऐसी फोर्सेस थी कि जिनके बगैर ये नेचर अपना काम सही से सर अंजाम नहीं दे सकती थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फिर वक्त गुजरा और 2
बहुत कमाल के अजहान ने मिलकर दो नेचुरल फोर्सेस को यूनिफाई कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 14 में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि करंट। यानी कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट या किसी ऐसे रीजन में चले जाएं जहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उससे चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होगा और चेंजिंग करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों फील्ड्स अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, इन्हें एक ही तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। और ये शख्स कोई और नहीं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल था, जिसने फैराडे की थ्योरी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई कर दिया, और फिर ये एक ही पढ़ी जाने लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फिर हमारे पास नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस बच गई, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के बारे में तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू masses। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वीक भी है। ये फोर्स छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बहुत वीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आप देख सकते हैं जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बट वेरी वीक। मगर बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइक प्लैनेट्स, लाइक स्टार्स, लाइक गैलेक्सीज, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस कदर स्ट्रांग हो जाती है कि किसी प्लैनेट को किसी स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने पर मजबूर कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी रेंज इन्फिनिट है, यानी 2 मैसेस पर इन्फिनिट डिस्टेंस तक भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक यूनिफिकेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप जानते हैं कि 2 चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि के की वैल्यू जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत हायर है, और इसी तरह से 2 मैग्नेट के पोल्स के दरमियान भी अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डियर स्टूडेंट्स, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो हमारे सर्वाइवल का सबब है। हमारी बॉडी अपने आप को सस्टेन किए हुए है इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। हमारे जिस्म में सेल अपना फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनमें मौजूद एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज की फोर्स है, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस तक ये भी एक्सर्ट होती है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी फोर्स है? स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा पीछे हैं। आपने कहा था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल कैसे बनाता है? हमने कहा था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल बनाने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज करता है, हम उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी रिलीज करके वो एक स्टेबल स्टेट पे आ जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एनर्जी रिलीज करके उसमें ऐसा क्या जादू हुआ कि वो अपने आप को एक स्टेबल स्टेट पे ले आया? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और पीछे आइए। हमने ये बात शुरू यहाँ से की थी कि एक न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन्हें तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हीलियम का एटम देखें तो हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स बहुत आराम से उसी के न्यूक्लियस में रिजाइड करते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस स्टेबल भी है। सिर्फ हीलियम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे और हैवी एलिमेंट्स भी हैं।
अप टू द टॉपिक मास ऑफ 50 कि जिनमें बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं और वो डियर स्टूडेंट्स बगैर किसी अनस्टेबिलिटी के उसी न्यूक्लियस में रिजाइड कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है आखिर कैसे? तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो रिपल्सिव नेचर की है, जो प्रोटॉन्स को बाहर निकालना चाहती है, जो प्रोटॉन्स को स्प्लिट करना चाहती है, जो न्यूक्लियस को कायम या होल्ड नहीं रहने देना चाहती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स यहाँ पर ऐसी भी है जो न्यूक्लियस को होल्ड रखे हुए है, जो न्यूक्लियस को कन्फाइन किए हुए है। यही फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हैं तो रिपल्शन इन्हें करीब नहीं आने देना चाहती, लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा करीब ले आए तो डियर स्टूडेंट्स एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आने के बाद ये अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करके, और फिर उस न्यूक्लियस में स्टेबल रहना चाहते हैं। तो फिर उस न्यूक्लियस में स्टेबल रहना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स यही वो डिस्टेंस है जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स आकर इफेक्टिव होती है। डियर स्टूडेंट्स एक ख़ास बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाने के बाद ये न्यूक्लियस इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा बढ़ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स इसके लिए इन दो प्रोटॉन्स का एक खास डिस्टेंस पे आना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा के डिस्टेंस पर इफेक्टिव नहीं है तो ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस है। वीक न्यूक्लियर फोर्स पे स्टूडेंट्स वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियोएक्टिव डिके। यही वीक न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स बीटा डिके होता है। आपको याद होगा जब हम न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन डिके करता है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद होगा पॉजिटिव बीटा डिके और नेगेटिव बीटा डिके हमने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन का डिके होना न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का डिके होना प्रोटॉन में इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स ही की वजह से होता है। डियर स्टूडेंट्स ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक है और रिपल्सिव नेचर की है, और ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। डियर स्टूडेंट्स तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इन डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से हमारी रिसर्च और साइंस तरक्की करती चली जा रही है, हम इन फोर्सेस को यूनिफाई करते चले जा रहे हैं, यानी इनका इकट्ठा एक ही जगह पे इकट्ठा इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स फिर इस इवेंट के तकरीबन 100 साल के बाद 1979 में अब्दुल वाइनबर्ग और ग्लासशॉ जैसे अजीम साइंसदानों ने मज़ीद कुछ फोर्सेस को यूनिफाई किया। डियर स्टूडेंट्स इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई किया और बन गई एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रो वीक फोर्स भी इसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स इस यूनिफिकेशन पर अब्दुल और उनकी टीम को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी रिसर्च प्रोग्रेस करती चली जा रही है, एक वक्त आएगा जब हम इस वीक इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी यूनिफाई कर देंगे, और ये यूनिफिकेशन कहलाएगी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, या इसे ग्रैंड यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आपने बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर तो पढ़ ली, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर पे। यानी सवाल ये पैदा होता है कि एक मैटर आखिर सबसे छोटे किस पार्टिकल से मिलकर बना है? कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो मेन इंग्रेडिएंट है सारे के सारे मैटर का, यानी कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स किससे मिलकर बने? डियर स्टूडेंट्स आपने वो थ्योरी तो पढ़ी होगी कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जॉन डाल्टन ने एटम का नाम लफ्ज़ एटमॉस से लेकर रखा, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये इंडिविजिबल नहीं है। एटम को आपने फर्दर डिवाइड होते देखा है। जब हम एटम को मज़ीद जूम इन करके देखते हैं तो पता चलता है कि एटम कोई एक ही पार्टिकल नहीं है, ये बेसिक पार्टिकल नहीं है, ये एटम इटसेल्फ
3 इकसाम के मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स फर्दर जूम इन करने पर पता चलता है कि डियर स्टूडेंट्स ये एटम सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि फर्दर सैकड़ों पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से बेसिक पार्टिकल कौन सा है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि बाकी तमाम पार्टिकल्स की बुनियाद रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स तो हमें पता चलता है कि फिर 3 इकसाम के पार्टिकल्स हैं, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। चौथी एक और किस्म भी है जिसे फोटॉन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर बात पहले कर लेते हैं फोटॉन्स पर और क्वार्क्स पर। फोटॉन्स बेसिक पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाला पार्टिकल फोटॉन है। इस फोटॉन के ऊपर बात आप बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 19 में कर चुके हैं। स्टूडेंट्स फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्वार्क पे दोबारा आएंगे। क्वार्क एक ऐसा बेसिक पार्टिकल है जो मुख्तलिफ दूसरे पार्टिकल्स को बनाता है, यानी मुख्तलिफ क्वार्क्स मिलकर डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पार्टिकल्स की बुनियाद रखते हैं। अब ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? इन मुख्तलिफ पार्टिकल्स में नाम आता है हेड्रॉन्स का और लेप्टॉन्स का। डियर स्टूडेंट्स हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स क्या हैं? लेप्टॉन्स वो छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट नहीं होती, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो आउटसाइड द न्यूक्लियस हैं वो लेप्टॉन्स कहलाते हैं। सो लेप्टॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, न्यूट्रिनोज आर कॉल्ड एज लेप्टॉन्स। और हेड्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होती है। तो हेड्रॉन्स वो तमाम पार्टिकल्स की इकसाम, हेड्रॉन्स वो तमाम पार्टिकल्स को कहा जा सकता है जो न्यूक्लियस में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स हेड्रॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो लिहाजा दीज आर द पार्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अब ये मैसिव भी होंगे, इनकी एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, ब्रियॉन्स, ये सारे के सारे हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स ही की नेचर से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स तो फिर हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स को तो हम समझ चुके हैं। हमने कहा कि डियर स्टूडेंट्स ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि बेसिक पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्वार्क आखिर क्या है? चलिए फिर क्वार्क पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डियर स्टूडेंट्स मैं जिस तरह से बता चुका हूँ कि क्वार्क इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एक थ्योरी के मुताबिक, जो थ्योरी एम जेलमैन और जी ज़्विग ने दी थी, इस थ्योरी के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स क्वार्क किसी भी मैटर का बेसिक पार्टिकल है। डियर स्टूडेंट्स आपने जो नाम ऊपर पढ़े जैसे कि मीजॉन एंड बारियॉन्स, ये पार्टिकल्स कौन है? ये पार्टिकल्स क्वार्क से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स मीजॉन थोड़े से लाइटर पार्टिकल्स हैं, ये 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और बारियॉन हैवियर पार्टिकल्स हैं, तकरीबन ये 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वार्क खुद एक ऐसा पार्टिकल है जो 6 मुख्तलिफ इकसाम में एग्जिस्ट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स ये आप इस टेबल में लिखा देख सकते हैं, अप डाउन, स्ट्रेंज 4, टॉप बॉटम। ये 6 क्वार्क्स हैं जो सारे के सारे मीजॉन्स और बारियॉन्स को डिफरेंट सूरतों में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स अप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो 1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव साइन। स्ट्रेंज का चार्ज डियर स्टूडेंट्स फिर से -1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। चार्म का चार्ज 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट पॉजिटिव। टॉप का चार्ज भी 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और बॉटम का चार्ज भी 1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स यही वो पार्टिकल्स हैं जो बाकी तमाम पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने बताया हेड्रॉन्स में मियॉन्स, हेड्रॉन्स में मीजॉन्स और बारियॉन्स को मिलकर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब बारियॉन्स मैंने जिस तरह से बताया कि हैवियर पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बारियॉन्स की टाइप है, ये 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, एक चार्जलेस पार्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज 0। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल को बनाने के लिए 3 क्वार्क्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एक बारियॉन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें
3 क्वार्क्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। अगर आप इनका डियर स्टूडेंट्स सम लें तो ये 0 आता है। इसका मतलब है कि 2 डाउन और एक अप क्वार्क अगर मिलें तो एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, और यही न्यूट्रल पार्टिकल डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन चूंकि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन का नेट चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए। प्रोटॉन भी एक बारियन है, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी 3 क्वार्क्स से मिलकर बनेगा। इसमें जो 3 क्वार्क्स इस्तेमाल होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क है। अगर आप इसका टोटल चार्ज का सम लें तो इसका नेट चार्ज 1 आता है, यानी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यस, अगर इन 3 क्वार्क्स को मिलाकर एक पार्टिकल बनाया जाए तो दैट वुड बी द प्रोटॉन, बिकॉज इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इसका मास इन तीनों का मिलके मास ऑफ प्रोटॉन ही के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुँच चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर में जो कुछ सुना है वो सीखा भी है। अपनी पेंसिल या अपने हाइलाइटर से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक पे हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।